नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों का आगाज करते हैं। कासगंज से बीजेपी प्रत्याशी मीना बोहरे ने अपने दलबल के साथ नामांकन दाखिल किया। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान मीना बोहरे ने जमकर धज्जियां उड़ाई। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने मिल करके, हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरा संगठन मिल करके चुनाव लड़ाता है और सभी लोगों से बात करी जाएगी जो इस तरह के लोग हैं। क्योंकि जब चुनाव होता है काफ़ी सारे लोग अपनी दावेदारी करते हैं और टिकटों को मांगते हैं, लेकिन संभव नहीं है किसी एक व्यक्ति को ही चुना जाता है। तो सभी लोगों से बैठ के बात की जाएगी और पूरा संगठन मिल करके चुनाव लड़ाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी अपनी नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और सभी लोग अपनी मजबूती से, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, मजबूती से चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और हम सब लोग भी पूरी तरह से यहाँ पे चुनाव में रह करके इस चुनाव को देखने का काम करेंगे। हमारा जो भी पार्टी के द्वारा हमको दायित्व दिया जाएगा, अपने पूरे सहयोग के साथ मिल करके पार्टी, पूरा संगठन, सभी पदाधिकारी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए मायावती ने बसपा के 7 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बसपा ने दूसरे चरण में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बसपा ने कानपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बरेली के मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। बसपा ने कानपुर से अर्चना निषाद, मेरठ से हसमत अली, शाहजहांपुर से शागुफ्ता अंजुम, अयोध्या से राम मूर्ति यादव, गाजियाबाद से निसारा खान, अलीगढ़ से सलमान साहिद और बरेली नगर से यूसुफ खान को अपना मेयर उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने 7 नगर निगम में से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है, क्योंकि मेरठ में मुस्लिमों की आबादी 4 लाख से ज्यादा है और एससी वोटर 1.5 लाख से भी ज्यादा है। अमेठी में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री पार्टी से बागी हो गए हैं। और आपको बता दें कि जिला महामंत्री ने नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए टिकट का आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके चलते जिला महामंत्री ने पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया है और नामांकन भी कराया। सोनी नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे होंगे अमेठी के विकास के लिए, महिलाओं को लेकर प्राथमिकता होगी, महिलाओं के लिए सुरक्षा। मैं बगावत पे नहीं उतरा हूँ, निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ अमेठी के विकास के लिए। मुद्दा ये है अमेठी का विकास। केवल और केवल 11 तारीख सारे बड़े नेता अमेठी आएंगे और मुद्दा केवल पार्क बनवा देंगे। ओवरब्रिज पे जैसे काम चल रहा था, गरीबों की दुकान टूटी, यहाँ के सारे बड़े नेता कहे मैं उनको दुकान दिलाऊंगा, जो कि किसी की कोई मदद नहीं किया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में विकास मुद्दा होगा, उसी विकास को लेकर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं मैदान में। लखनऊ बीकेटी निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। लखनऊ बीकेटी नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले 23 सेंटर 58 बूथों में पोलिंग बूथ आदर्श नवीकोट नंदना में बनाया गया है, जिसको लेकर नगर पंचायत अधिशासी अभियंता और तहसीलदार ने बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पानी, लाइट, बिल्डिंग आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई है। जो चुनाव हो रहे हैं इस समय नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए, इसमें हमारे यहाँ 23 बूथ हम लोग सेंटर हैं, जिसमें 58 हम लोग के यहाँ बूथ हैं। इसमें बेसिक रूप से हमको निरीक्षण ये करना था जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे हैं या नहीं, सही स्थिति में लाइट्स की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था और इन सब चीज़ों की व्यवस्था हम लोग पर ध्यान देना था, तो उसी की हम चेकिंग करने गए थे। अपने नगर पंचायत में जो आदर्श बनाए गए हैं तो उसको लेकर के आप कहाँ बनेंगे? आदर्श बूथ हम नवीकोट नंदना में प्राथमिक विद्यालय है, तो वहाँ पे 3 बूथ हैं और जिसमें से हम 1 बूथ को आदर्श बूथ के रूप में स्थापित करेंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर आज नगर निकाय चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने फीता काटकर किया है। इस दौरान गठबंधन प्रत्याशी पति राकेश शर्मा ने कहा कि देखिए, हम तो कर्म करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमने इससे मतलब नहीं कि किसने किसे टिकट दिया है, जिसने उन्हें टिकट दिया है उनका धन्यवाद और उनके आशीर्वाद से हम जीतेंगे। हम जातिवाद और श्रमवाद करने वाले लोग नहीं हैं।
सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी कार्य को करने का काम कर रहा हूं। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। दरअसल कल यूपी में बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, तारीखों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार आज इस बात की जानकारी मिली है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें, कल दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस वक्त ये रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक किया जा सकेगा। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच परीक्षाओं का आयोजन हुआ था और कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में अभी करीबन 1 साल का समय बचा है, लेकिन 2024 की चुनावी जंग के लिए सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनावी शिकस्त देने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं और इसी को लेकर आज नीतीश कुमार यूपी के दौरे पर हैं। उधर बलिया में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर बहुजन समाज पार्टी से एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने बयान देते हुए कहा कि हमने अतीक अहमद को नहीं, शाइस्ता परवीन को पार्टी ज्वाइन कराई थी और शाइस्ता परवीन आज भी उनकी पार्टी में है और पार्टी की पूरी सिंपैथी उनके साथ है। उमा शंकर सिंह ने कहा कि अभी तक सरकार ने या पुलिस ने ऐसा कोई वीडियो या फुटेज नहीं दिखाया है कि शाइस्ता परवीन का उस घटना से कोई लिंक हो जाए। अब आज ही देखिए, मैं अभी एक नॉमिनेशन में रसना नगर पालिका परिषद का करा के आ रहा हूँ। दूसरा नगर पालिका परिषद बलिया का जो जिला मुख्यालय का जो सदर की सीट है उस पर अभी नॉमिनेशन कराया हूँ। अभी हमारे साथ जो ये रसण जो है रसण की जो टाउन एरिया है उसमें दीप राजभर जी के चुनाव अभी नॉमिनेशन करा के हम आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी उसको बहुत गंभीरता से लड़ रही है और काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। हमें चूँकि अपने पक्ष में आता हुआ परिणाम भी दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? निश्चित रूप से पहले इसके पिछले वाले नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 2nd नंबर पे थी और चूँकि 1 नंबर पे बीजेपी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस प्रयास है कि वो 1 नंबर की जगह हम हासिल करें और वो इसलिए भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कल 2nd चरण का नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची नहीं भेजी है। तो 2 चीज़ें हैं, या तो भाई बात नहीं बन पा रही है, अपने अपने पैकेट के लोग कराना चाहते होंगे जिससे कि 5 साल उस पर धन उगाही करें, या तो फिर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा। तो इसमें तो बहुजन समाज पार्टी को दिख रहा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी काफ़ी आगे रहेगी। अतीक और उसके परिवार से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। दरअसल खबर है कि एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के मोबाइल फोन में प्रयागराज पुलिस को एक हैरान करने वाला वीडियो मिला है और आपको बता दें कि वीडियो में एक शख्स को लात घूंसों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा जा रहा है। तो वहीं वीडियो लखनऊ के एक फ्लैट का बताया जा रहा है जहां असद रहता था। लखनऊ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आज हजरतगंज चौराहे पर कई आयोजन किए गए। लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए नसीहत भी दी गई। तो वहीं हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों को यमराज वेशधारी ने मौत के खतरों से भी आगाह कराया। इस दौरान डीसीपी ने वहां मौजूद लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के गुण सिखाए। तो वहीं हेलमेट बगैर ड्राइविंग करने वालों को मौत के खतरों से आगाह किया गया। बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के यातायात पुलिस और जन संगठनों ने जो है कवायद तेज की है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो है सड़क पर अभियान चल रहा है। यमराज बेस में जो है यहाँ ये सब लोग तैनात किए गए हैं जो बिना हेलमेट चलने वालों, सीट बेल्ट लगाने वालों को जागरूक कर रहे हैं। छात्र भी जो है लोगों को समझा रहे हैं और पुलिस भी लगातार लगी हुई है। जिन लोगों में हेलमेट नहीं लगाए हैं उन लोगों को पकड़कर यमराज जहाँ समझा रहे हैं वहीं उन्हें जो है पुष्प दे करके उनको आगे गांधीगिरी सिखाई जा रही है कि कम से कम जो है भविष्य में आप इस तरह न करें और जो है बहानेबाजी न करें हेलमेट न लगाने के लिए। पूरे प्रदेश में इस बार 9,500 से ज़्यादा दुर्घटनाओं मौत हुई है लोगों की। तो अब सरकार का मानना है कि लोगों में जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। अब देखना है कि इसका कितना अभियान का असर पड़ता है और यातायात पुलिस कितना सफल हो पाती है और पब्लिक कितना जागरूक हो पाती है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ सुनील कुमार सिंह का सिविल लाइन के होटल
विट्ठल के कमरे में शव मिलने से आज सुबह हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि होटल कर्मचारियों ने फंदे पर लटकता हुआ शव देखकर सीएमओ को फोन किया, जिसके बाद प्रभारी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल फोरेंसिक टीम कमरे की जांच पड़ताल कर रही है। मुझे जानकारी अभी से 40 मिनट पहले हुई है। कहाँ से जानकारी मिली आपको? बनारस से सूचना है कि कोई बात हो गई है क्या, जाकर के फौरन देखिए। मैं आ गया यहाँ। आए यहाँ पे तो क्या पता चला? यहाँ मैंने रूम के अंदर गया तो वहाँ पर बॉडी हैंग की हुई थी और लोगों ने बताया कि जो है रूम अंदर से लॉक था। खिड़की से देखा गया तो बॉडी हैंग की हुई थी, तो दरवाजा खोल करके। तो यहाँ होटल में कैसे रह रहे थे? क्या होटल कल आए थे यहाँ पर, यहीं स्टे कर गए थे। तो कहाँ सर्विस कहाँ कर रहे थे? ये सर्विस सीएमओ ऑफिस में, डिप्टी सीएमओ। देखिए, आज सुबह ये पुलिस को सूचना मिली थी, एक डॉक्टर सुनील हैं जो यहाँ होटल में रुके थे रूम नंबर 106 में, और वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मौके पे पुलिस आई, थाना अध्यक्ष आए, एसीपी आए और मेरे द्वारा भी यहाँ विजिट किया गया। तो जब गेट खोल के देखा है तोड़ के, और फील्ड यूनिट को भी इसमें बुलाया गया था, तो वो जो पंखा है रूम में, जैसे उनका जो बॉडी है वो पार्शियल हैंगिंग सिचुएशन में मिली थी। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और जो सुसाइड का कारण है, प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लग रहा है, जो उसके कारण है उनके बारे में जानकारी की जाए। रुख करते हैं अगली खबरों का। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का भी आगाज हो चुका है। और इस बीच केदारनाथ में मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए धाम के लिए यात्रा पंजीकरण फिलहाल रोक दिया गया है। बाकी 3 धामों के लिए पंजीकरण अभी भी जारी है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यात्रा अच्छी चल रही है। लेकिन केदारनाथ में पिछले 10 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं वो मौसम ठीक होने पर ही आगे बढ़ें और मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा पूरी करें। देखिए, अभी तक 17 लाख तो श्रद्धालुओं ने अपने पंजीकरण यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि अब कैपिंग की व्यवस्था नहीं है, कैपिंग की व्यवस्था हमने हटा दी है, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, वहाँ की यात्रा बहुत हर्षोल्लास के साथ चल रही है। केदारनाथ में थोड़ा सा बर्फबारी होने के कारण से काफ़ी बर्फ़ आ गई है वहाँ पर। कल वहाँ के बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं ये अपील भी करता हूँ कि वो अपनी यात्रा मौसम के ठीक पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम की जैसी जानकारी हो उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने ठीक प्रकार से की हुई हैं। उत्तराखंड की सरकार सभी श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का, आने वाले श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। डोईवाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एयरपोर्ट के पास नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक बृजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि 23 हेक्टेयर में बना बेहद आधुनिक एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर 100 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में उत्तराखंड राज्य का एसडीआरएफ वाहिनी का मुख्यालय जोली ग्रांट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो एसडीआरएफ मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें 2 बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई हैं, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम तमाम आपदा के समय में उन कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है, और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा, और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम, और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है, ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। हम लोग इस दिशा में इस पर काम करेंगे। निश्चित रूप से सभी चीज़ें, डोईवाला है और आसपास का क्षेत्र है, उस सभी के लिए काम आएगा।
बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बने हुए 10 साल हो गए थे और पूर्व मुख्यालय अभी जाकर के बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक की परियोजना से इस मुख्यालय को बनवाया और आज उसका लोकार्पण किया। इसी तरह से डोईवाला में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, वो भी बनकर के तैयार हो गया, आज उसका भी लोकार्पण हुआ। SDRF का जो हेडक्वार्टर है आज इसका लोकार्पण हुआ है। अभी तक जो फर्स्ट फेज का कार्य समाप्त हुआ है उसमें प्रशासनिक भवन हमारा तैयार हो गया है। साथ ही साथ सेकंड फेज में हमारा पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड रेडी होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर की तरह विकसित होगा। ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ आपदा से संबंधित ट्रेनिंग, लेकिन SDRF के साथ साथ होमगार्ड्स, PRDs, हमारे पुलिस के, फायर के, साथ साथ पब्लिक के वॉलंटियर्स, NGOs, इन सबको ट्रेन करेंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, हम लोग उसी विजन के अनुसार इसको प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं अपितु पूरे नॉर्थ जोन के लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की तरह ये विकसित हो। स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर इक्विपमेंट्स होंगे। इसी प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई है। हमने इसकी प्लानिंग स्टेज में सभी जो अकेडमीज अभी देश भर में है, जैसे चाहे वो नेशनल पुलिस अकेडमी हो, चाहे फायर की अकेडमीज हो, चाहे NDRF की अच्छी ट्रेनिंग अकेडमीज हो, उन सब के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके उन सब के फीचर्स को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने चार धाम यात्रा के रास्तों पर 50 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रियों को सुलभ और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और इन हेल्थ ATM से अब तक 1700 से ज्यादा लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करा चुके हैं। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सरकार जहां यात्रा व्यवस्था को बेहतर बता रही है, तो वहीं गंगोत्री धाम का निरीक्षण करने के बाद देहरादून लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया है। करण महरा ने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ के पहले पड़ाव पर 125 दिन के बाद भी लोगों का धरना जारी है। यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं उनके होटल खाली कर दिए गए हैं, जबकि अन्य लोगों के होटलों को प्रशासन ने अपने कब्जे में रखा है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य हैं और लोगों के को ये भी जानकारी नहीं है, आम आदमी को वहाँ की, उनको अगर कोई तकलीफ होती है उनको जाना कहाँ है। दूसरा, रोड बहुत ख़राब है। रोड की व्यवस्था चाक चौबंद हो जानी चाहिए थी कि यात्रा को देखते हुए, वो नहीं है। सिंगल रूट है और उसमें करीब 7-8 किलोमीटर गंगोत्री वाली मार्ग में बहुत दिक्कतें हैं और पानी की सुविधाएं नहीं है। लोगों को जो यात्री है उनको पानी मिलना चाहिए, प्रॉपर पानी की सुविधाएं नहीं है। उधर बद्रीनाथ के पहला पड़ाव जो जोशीमठ है उसको लेकर बहुत चिंता है। लोग अभी भी करीब 125 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है और इससे जो पहला मुख्य पड़ाव बद्रीनाथ का है उसकी में भी दिक्कत आएंगी। अधिकतर होटल टूट चुके हैं। जो होटल बचे भी हैं उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वालों के होटल खाली किए गए हैं। बाकी जो होटल्स अन्य लोगों के उनमें आज भी जो है विस्थापित लोग रह रहे हैं। प्रशासन उनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। देहरादून में आज सक्षम 2023 का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपायों और पहलुओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश की प्रगति के लिए दुर्लभ संसाधनों को लंबे समय तक चलाने के लिए हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए जो एक टारगेट फिक्स किया है नेट जीरो की ओर 2030, उसके लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक बहुत व्यापक अभियान आप लोग चला रहे हैं और मैं अपने वर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी वो जो है पर्यावरण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह कार्यक्रम करते हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से नसीहत लेने की बात कही है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद में जिला कार्यक्रम में, आपको बता दें, स्तरीय खरीफ कृषि महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री ने 6 किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन किसान रथों में सवार होकर कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ गांव-गांव जाएंगे और किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देंगे। प्रदेश सरकार नहीं कुछ करती, वो केंद्र सरकार करती है। और अभी मुझे किसानों ने ये विषय लिखा है कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इनका भी समर्थन बढ़ाया जाए, ताकि किसान जो है सरकारी उस पर जाकर अपने किसान को बेचे। माननीय मुख्यमंत्री उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बाद सरकार की मशीनरी की दुरुस्त है। अभी आपने देखा होगा मॉक ड्रिल भी थी, ये उसकी तैयारी का एक भाग था। हमारे सारे अधिकारी, हमारे सारे अन्य संस्थाएं के लोग भी, कल भी हमने एक डॉक्टर के दल को हमने रवाना किया है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो उसमें अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो, अगर कहीं ऐसा हुआ तो सरकार उसकी पूरी व्यवस्था की है और किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो सरकार से आंकड़े आ रहे हैं, हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। इस बार मुझे लगता है कि कहीं आंकड़ा पिछली बार 45 लाख का था, कहीं 60 लाख से ऊपर न जाए, ऐसा दृश्य मुझे दिखाई देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही विपक्ष के विधायकों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसका हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित अरदेश ने स्वागत किया है और कहा कि समीक्षा बैठक मात्र खाना पूर्ति या दिखावा मात्र ना हो, क्योंकि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी विधानसभा के 10 प्रस्ताव उन्होंने राज्य सरकार को भेजे हैं, जो कि 1000 करोड़ से अधिक के हैं, जिस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि भाई विपक्ष के जो विधायक हैं उनको आप अलग से उनकी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, लेकिन ये केवल दिखावा ना हो और जमीन पर ये योजनाएं उतरे, क्योंकि जो उन्होंने 10 कार्य सारे विधायकों से मांगे, मैंने भी हल्द्वानी के 1067 करोड़ के कार्यों का एक जो कागज है उनको प्रस्तुत करा है, उनकी डीपीआर प्रस्तुत करी है। तो कितने वो अमल में लाएंगे? हमारा आईएसबीटी का उन्होंने विधानसभा सदन के पटल से बोला कि आईएसबीटी की जगह चयनित हो गई है, कहाँ है वो जगह? और आईएसबीटी क्यों नहीं बन रहा है? जो स्टेडियम बना हुआ है उसमें खेल क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारा जू बनना था उसकी क्या व्यवस्था आज है? रिंग रोड जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घोषणा कर गए पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहाँ पे है? ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हल्द्वानी के लिए नहीं, कुमाऊं के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे सड़कों की बदहाली है, पेयजल की जो भारी संकट इस बारी गर्मी में आने वाला है उसकी योजनाएं दे रखी हैं, बिजली की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए योजनाएं दे रखी हैं। तो कितनी योजनाएं लागू होती हैं, अमल करते हैं, विकास करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस की सोच हमेशा रही है, जो अच्छा कार्य करता है हम खुले मंच से उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। कानपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बरसात हुई है। फसलगंज अमर उजाला चौराहे पर पेड़ और खंभा गिरने से रोड जाम हो गया है। रुड़की के मेहवड़ पुल के पास गंग नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया और आपको बता दें, गोताखोरों को गंग नहर से निकाला गया बाहर। शव की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। रायबरेली में अचानक मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ गिरे बर्फ के ओले, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। अमेठी में सत्ता की हनक में चूर, जायस नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष का खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता वीडियो वायरल। नामांकन के बाद वापस लौटते हुए हूटर बजाते चौराहे से निकले बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक। चित्रकूट से सरधुआ थाने में गांजे की खेप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी उड़ीसा से गांजे की खेप लाते थे चित्रकूट। दोनों आरोपी सरधुआ थाना क्षेत्र के नेहरा गांव के बताए जा रहे निवासी। फतेहपुर जिला प्रशासन ने एनजीटी नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। 2 पट्टाधारकों पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कार्रवाई के बाद मोरम खंड संचालकों में मचा हड़कंप। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में भ्रूण जांच केंद्र पर पीसीपी एनडीटी ने मारा छापा। निजी अस्पताल में अवैध रूप से लिंग परीक्षण कर मोटी रकम वसूल रहे थे डॉक्टर। हरिद्वार में बीएचईएल कर्मचारी की सरेआम गुंडागर्दी, कर्मचारी ने युवक की जमकर पिटाई की घटना का वीडियो हुआ वायरल।
फुलदार के सिलसिलेवार हमले से थर्राया बिजनौर, 2 मासूम बच्चियों पर हमले में एक 6 साल की मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। थाना रेहड़ के उदयपुर इलाके का है मामला। लखीमपुर खीरी में पलिया निगासन हाईवे पर अनियंत्रित प्राइवेट बस पलटी, बड़ा हादसा टला, सवारियों को आई हल्की फुल्की चोटें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।